हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, हमारे टॉपिक का नेम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। ये टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल नया है और जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल मतलब कि टॉपिक नया है, उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में 10.1 की जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने इसकी टर्मिनोलॉजी सीखी। वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा। पोजीशन वेक्टर बोल लो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, ये सब कुछ हम ये टर्मिनोलॉजी अब हमारे लिए नई नहीं है क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। जब हम पहली बार कुछ चीज़ सीखते हैं तब वो हमारे लिए नया होता है, बट अब हम इसको फिर भी जानते हैं। फिर सेकंड वीडियो में हमने सेकंड वीडियो का 10.2 के इंट्रोडक्शन में हमने एडिशन पढ़ी, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर कैसे करते हैं, उसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला भी किया था, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स भी किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो भी। इन दोनों वीडियोस के बिना देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे 10.1 और 10.2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उन दोनों के बिना आप 10.3 को नहीं कर सकते। एडिशन सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। अब आज की वीडियो में मेनली हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम जो है वो सीखने वाले हैं। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैं डे 1 से, जब से हमने वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया है, मैंने इसको हमेशा मैट्रिसेस से ही कंपेयर किया है। कंपेयर करने का मतलब यही रहता है कि जब आप एक चैप्टर को किसी से कोरिलेट कर लेते हो तब आपको ये लगता है कि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलती है कि ये चैप्टर भी हमारे लिए नया था, मैट्रिसेस भी हमारे लिए नया था बिल्कुल। तो उसको भी हमने इसी लैंग्वेज में सीखा है। आपको पता है, पहले हमें मैट्रिसेस की टर्मिनोलॉजी सीखी, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, फिर लास्ट में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस सीखा। और मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू, देखो अगर हम बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से प्रोडक्ट थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुश्किल ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बट अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी इससे मुश्किल होती है और इम्पॉर्टेंट तो आपको पता ही है। अब सेम वे से वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है। अब इसकी प्रोडक्ट भी थोड़ी सी आप मुश्किल बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपको समझ भी नहीं आएगी, बहुत ईजी है। मैं सिर्फ कंपेयरिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा ये समझने वाला पार्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जो टू वेक्टर्स है ना, बेसिकली ये दो तरह की होती है। अब दो तरह की क्यों है, पहले क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए कि सर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये दो तरह की कैसे हो सकती है। तो देखो, अगर हम कोई भी रियल नंबर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें हमेशा एक रियल नंबर ही मिलता है। ये बात तो आपको पता है ना। ऐसा तो नहीं है कि दो रियल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो सेम वे से अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, उनका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, बट मिलेगा हमें मैट्रिक्स ही। अब वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स आपको पता है दो चीज़ों से मिलके बनता है, स्केलर या ऐसा कह लो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन को हम वेक्टर बोलते हैं। अब कुछ टर्म्स में वेक्टर्स का आंसर जो है वो स्केलर आ जाता है, कुछ टर्म्स में वेक्टर का जो आंसर है वो वेक्टर में ही आ जाता है। तो दो तरह के आंसर आ सकते हैं, तो इसलिए इसकी जो बल्कि प्रोडक्ट है वो भी दो तरह की है। अब दोनों को एक बार मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दो तरह की होती है। इसका आंसर कि स्केलर भी आ सकता है तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका आंसर वेक्टर में भी आ सकता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब बेसिकली जो स्केलर प्रोडक्ट को ना हम एक और नेम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट। अब दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली 10.3 जो है वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है और जो 10.4 है वो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है। दोनों बहुत ईजी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ी सी मुश्किल है, वो जस्ट कंपेयर करके बता रहा था, बट अदरवाइज ये बहुत ईजी टॉपिक है। और आपको मेरी आदत का पता है, मैं इस टॉपिक को इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा
या इस तरह से टीच करवाऊंगा कि जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको ईजिली समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में मेनली हम आपको पता ही है स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसा कि आपको पता है हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो मैंने दो वेक्टर्स एनी नॉन जीरो वेक्टर्स सपोज कर लिए स्पेस में। आपको पता है हम सभी जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं हमने ऐसे ही स्टार्ट किए हैं। आपको पता होगा एडिशन में भी हमने फ्री वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज़ करके कुछ ऐसा किया था कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये मतलब कि उसका रिजल्टेंट है, तो ऐसा ही कुछ किया था। सेम वे से हमने इसका नेगेटिव भी दिखा दिया था, ये माइनस बी है, तो इस तरह से सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अब सेम वे से यहाँ पर भी हम बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, तो यहाँ पर इनकी हम जो डॉट प्रोडक्ट है वो करने वाले हैं। अब देखो, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स, ये ए वेक्टर मैंने ऐसे लिख लिया। अब बी वेक्टर को यहाँ पर ड्रैग करके मतलब यहाँ पर लेके, डायरेक्शन इसकी वही है, थीटा इन दोनों के बीच में कोई एंगल है, देन डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। अब वैसे तो आपकी बुक में यही फॉर्मूला है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ, सही इमेजिन कर पा रहा हूँ, तो अगर आप एक मतलब कि वो है ना जो क्यूरियोसिटी वाले स्टूडेंट हो, जो आप चीज़ों को क्रैम नहीं करते, तो आपके मन में क्वेश्चंस आने भी चाहिए। अब वो क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? पहली बात तो आपके मन में ये आना चाहिए कि सर आप यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हो, इसके पीछे की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अब इसका फॉर्मूला ना बताने का, डायरेक्टली इसका डेरिवेशन ना करने का एक रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। दूसरे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे सर यहाँ पर ये वेक्टर यहाँ पर क्यों नहीं लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं सब कुछ ना आपको नेक्स्ट पेज पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाली है, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। अब कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो उनको बताने से पहले ना मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसकी डेरिवेशन तो नहीं करूँगा, क्योंकि बट थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट बन पाए। देखो, ये तो आपको पता है, सभी साइंस स्टूडेंट्स को भी पता है और सभी नॉन साइंस स्टूडेंट्स को भी पता है कि वेक्टर अलजेब्रा जो टॉपिक है ये मेनली फिजिक्स का टॉपिक है। बट फिर भी हमें इसको मैथ्स में पढ़ना है, तो हम इसको मैथ्स के तरीके से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो ये बात मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ, ये बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि जो भी नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह से कोई डीमोटिवेशन ना हो कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आएगा। तो जो भी, अब देखो, अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता ना, अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो इसमें ना एक आगे जाके एनसीईआरटी में टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो वो मैं पहले करवाता और उसकी हेल्प से मैं आपको डॉट प्रोडक्ट करवाता। बट क्योंकि एनसीईआरटी में पहले डॉट है फिर प्रोजेक्शन है, तो मैं भी उसी वे से करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि आपका कोई टॉपिक में ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए कि ये सर आप क्या पढ़ा रहे हो। बट जस्ट आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है कि इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लिटरली मैं हर टॉपिक की तैयारी करता हूँ पहले कि किस किस तरह से मुझे आपको चीज़ें समझानी है। ये मेरी जो बात आई है मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले, मैं जस्ट आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स भी हैं, नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी हैं। अब देखो, मान लो आप इस डायरेक्शन में कहीं पर जा रहे हो, आपकी कुछ स्पीड भी रही होगी, मान लो आप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को जा रहे हो, ठीक है। अब ये भी मान के चलते हैं कि पीछे से भी हवा चल रही है इसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर से। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और पीछे से हवा आपकी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप पर कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा। अगर आप सही सोच रहे हो
तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यस हमारी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हवा भी उसी फ्लो में है, हम भी उसी फ्लो में जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड कम मतलब कि ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये जस्ट चलो स्पीड का कंसेप्ट छोड़ दो क्योंकि नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी हैं, आप पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब एक सिचुएशन और लेते हैं। अब मान लो हवा इस ओर से चल रही है, बिल्कुल आपके अपोजिट, बिल्कुल आपके अपोजिट चल रही है, तो क्या होगा? अब आप बोलोगे कि सर हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी क्योंकि हवा हमारे अपोजिट चल रही है, तो हमें काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे चलने के लिए, तो ये भी हमें इम्पैक्ट कर रही है। यहाँ पर ये इम्पैक्ट कर रही है, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, ये भी इम्पैक्ट कर रही है, हमारी स्पीड यहाँ पर घट जाएगी। तो डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो ये सब कुछ मैं आपको वैसे ही बताना चाह रहा हूँ। अब देखो, अब आपको समझाने के लिए, तो इम्पैक्ट 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 मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट क्या होती है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर इम्पैक्ट देखने के लिए ही होती है। अब इस इम्पैक्ट को और भी अच्छे से समझाने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल है। अब देखो, इस इम्पैक्ट को और भी अच्छे से समझाने के लिए मैंने 3 सिचुएशंस ली हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई टॉय है, ठीक है, तो यहाँ पर पीछे से एक पंखा चल रहा है, तो जब मैं इस पर बहुत तेज़ी से मतलब कि हवा इस पर गिर रहेगी तो टॉय यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ तक आएगा। मतलब टॉय पर मैंने पीछे से हवा से मतलब कि इम्पैक्ट किया, तो वो टॉय थोड़ा सा रोटेट होके आगे चला गया, यहाँ पर आ गया टॉय, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ये पंखा है ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा एंगल बना दिया, यहाँ पर कुछ एंगल पर टेढ़ा कर दिया, तो इस टॉय पर कुछ इम्पैक्ट तो होगा, बट ये कम इम्पैक्ट होगा, मतलब ये थोड़ा सा दूर जाएगा, ये यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दूर गया, यहाँ पर थोड़ा सा कम दूर गया। अब सेम वे से मैंने एंगल थोड़ा सा और बड़ा कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टॉय थोड़ा दूर जाएगा बट थोड़ा सा कम दूर जाएगा। इस तरह से मतलब ये पंखा सीधा है तो इस पर बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत दूर चला गया। यहाँ पर थोड़ा सा एंगल है तो कम गया, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया, थोड़ा सा और कम गया। ऐसे करते करते अगर मैं बिल्कुल पंखे को सीधा ऊपर को कर दूंगा तो इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली मैं आपको इम्पैक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसको मैं थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर ये टॉय जो है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, अब इस पर मैंने कुछ फोर्स लगाई, कुछ इम्पैक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमें ज़्यादा नहीं सोचना, ये जस्ट मैंने आपको वैसे समझाने की कोशिश की है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब ए मैग्नीट्यूड जितना भी डिस्प्लेस हुआ है, ये यहाँ से ये कि यहाँ तक, वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होती है, मतलब इतना डिस्प्लेस हो गया। तो इस वेक्टर ने उस पर, इस पंखे ने, इस वेक्टर को, बी वेक्टर को आप इस पंखे से रिलेट करो, इस वेक्टर ने या इस पंखे ने इस टॉय पर कितना डिस्प्लेस किया होगा, तो मतलब जितना इसकी मतलब पावर है, मतलब जितना इसका पावर बी मैग्नीट्यूड। अब कॉस थीटा भी इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पर कम इम्पैक्ट कर रहा है, यहाँ पर कम इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब थीटा का भी अपना रोल है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला ए डॉट बी का। तो अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो ए डॉट बी बेसिकली क्या होता है, ये इम्पैक्ट देखने के लिए होता है कि किसी वेक्टर का, जैसे ए वेक्टर पर बी वेक्टर का कितना इम्पैक्ट है, इस टॉय पर इस पंखे का कितना इम्पैक्ट है। ये वेक्टर भी इम्पैक्ट करता है, ये एंगल भी इम्पैक्ट करता है, सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए डॉट बी। और इसका अब देखो एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि आपको लगेगा सर कॉस थीटा कैसे आया, साइन थीटा क्यों नहीं आया। ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये ए मैग्नीट्यूड है, ये बी मैग्नीट्यूड है, तो ये 90 का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये रहा, हाइट मतलब सॉरी हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो इसके कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए हमने कॉस थीटा को यूज़ किया, हुई इन दोनों को, मतलब ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड को ही हमें यूज़ करना है। आई होप पहले आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ताकि मैं आपको इम्पैक्ट वर्ड को अच्छे से समझा पाऊँ। अब इम्पैक्ट वर्ड पर मैं इतना फोकस क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आगे जाके प्रोजेक्शन पढ़नी है, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट है तो उसको हमें करना है, वहाँ पर मुझे ये सब बातें आपको एक्सप्लेन करनी बहुत ईजी रहेंगी। अब देखो, जो दूसरे क्वेश्चन हैं आपके मन में, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया कि क्या है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया क्योंकि तब आपको लगेगा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स नहीं पढ़ना, हमें मैथ्स पढ़ना है। अब आपके मन में क्वेश्चन था कि सर आपने 2 वेक्टर्स लिए, ठीक है, ऐसे स्पेस में 2 वेक्टर्स थे, आपने ऐसे करके उनका एंगल दिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है, आपने इसको, इस वेक्टर को उठा के मैं
यहाँ पर भी तो रख सकता था ना, ये भी तो एंगल ही है ना। इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पर भी तो रख सकता था ना, इसका भी तो एंगल है ना यहाँ पर। तो ये एंगल ही हमने क्यों लिया, ये वाले एंगल क्यों नहीं लिए। और दूसरा ये जो एंगल है इसकी वैल्यू 0, 90, 180, 270, 360 कुछ भी हो सकती है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ हम लेंगे, कौन कौन सी वैल्यू हम नहीं ले सकते, तो इन सब बातों का जो आंसर है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखूंगा, फिर उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, पहली जो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, देखो ये सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर एक्चुअली मीन्स एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, दैट इज टेल टेल। इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मैंने समझाया कि ये कोई वेक्टर है, तो जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम टेल बोलते हैं। इधर को जा रहा है तो ये इसकी टेल ही है, जो पीछे रह गया वो टेल ही है। तो देखो अब मैंने दो वेक्टर्स लिए थे ऐसे करके, अब आपको पता है कि इसको मैंने ऐसे लिया था, तो ध्यान से देखो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि सर इसको हम ऐसे भी तो रख सकते हैं ना, ये भी तो एंगल बन रहा है, ये भी तो एंगल बन रहा है ना, इसको हमने नीचे रख लिया या इसको हमने ऐसे रख लिया, ये भी सब एंगल बन रहे हैं। बट हमें इसके पीछे कोई रूल तो होगा ना कि कौन सा एंगल लेना है। देखो ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल यहाँ पर है, मतलब ये टेल और हेड है, इसको आप हेड भी बोल सकते हो। आप ऐसा करो, इसको हेड लिख लो, ठीक है। ये टेल और इसका हेड है, ये हेड का एंगल है, ये टेल और हेड का एंगल है। तो ये एंगल हम कंसीडर नहीं करते, ये सभी क्या हैं, गलत हैं। हम कौन सा एंगल लेते हैं, आपको पता है हम कौन सा एंगल लेते हैं, ये वाला टेल और टेल का। ध्यान से देखो, ये पर्पल वेक्टर की भी टेल है, रेड वेक्टर की भी टेल है, तो जो टेल टेल में एंगल बनता है वो होता है थीटा। पहली बात तो आपको ये क्लियर है। अब दूसरी बात, थीटा की कौन सी वैल्यू लेनी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये सेकंड पॉइंट है, वी ऑलवेज टेक्स शॉर्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो ये सभी चीज़ें हो सकता है कि इनको आप स्किप कर दो, आप जस्ट ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद कर लो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो भी जाएंगे। बट अगर आपको एमसीक्यूज में कुछ डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो वी ऑलवेज टेक शॉर्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स के बीच में ये वाला एंगल है, टेल टेल के बीच में, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ये भी तो एंगल ये टेल टेल के बीच में। और ये भी हो सकता है कि ये एंगल कुछ और, चलो मैं बना देता हूँ, ये भी बन सकता है थीटा। अब लास्ट में बड़े से बड़ा एंगल ये हो सकता है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर इससे बड़ा भी तो है, यस हाँ बन सकता है। तो ये वाला, ये देखो ध्यान से, ये इससे भी बड़ा, 180 से भी बड़ा है। बट मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वी ऑलवेज टेक्स शॉर्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो मैं ये वाला वेक्टर का एंगल जो है वो यूज़ कर लूँगा। ये कोई जरूरत हुई ना कि हमें यही वाला एंगल लेना है, तो मैं इस साइड भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर है, स्पेस में है, तो मैं ये वाला एंगल कंसिडर कर लूँगा। मतलब जो सबसे छोटा एंगल है वो तो ये आ सकता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, 0। और बड़े से बड़ा एंगल कितना आ रहा है, 180, ठीक है। 180 से अगर मैं इधर को भी जाऊंगा, अगर मान लो ये 182 एंगल है, तो मैं 182 एंगल को छोड़ के ये वाला 178 एंगल ले लूँगा, क्योंकि आपको पता है टोटल एंगल कितना होता है, 360। ये सही लिखा ना मैंने, यस 178 ले लूँगा। तो मतलब मैंने क्या लिखा है, वी ऑलवेज टेक्स शॉर्टर एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स। तो तभी यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा गया है कि थीटा की वैल्यू, जो थीटा है हमारा, उसकी वैल्यू 0 और पाई, मतलब 0 और 180 के बीच में, या 0 और 180 भी हो सकती है। इससे हम बड़ी या छोटी वैल्यू नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, बट हमें जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन वो सेम दोबारा से हमें वही करनी पड़ेगी। तो हम बस 0 से लेके 180 तक ही इसका एंगल जो है वो हमेशा, जो थीटा जो है वो रखेंगे। अगर हम इसे जा रखेंगे तो हम दूसरे वाला एंगल कंसिडर कर लेंगे, वो एक ही बात है। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। अब एक बात एनसीईआरटी में लिखी गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये भी आपकी बात जो है वो एनसीईआरटी में लिखी गई है कि इफ़ ईदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज अनडिफाइंड एंड वी डिफाइन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सभी बातों का आपको मतलब पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखी गई हर एक बात का आपको मतलब पता होना चाहिए, ऐसे कुछ भी हम क्रैम नहीं कर सकते। अब देखो कैसे, इसका मतलब क्या है, वैसे तो आपको पहले पता है, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स। अब यहाँ पर लिखा गया कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा, मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो मुझे इसमें एंगल पता ही है, ठीक है। अगर कोई ए वेक्टर है और यहाँ पर कोई जीरो, जीरो वेक्टर क्या होता है आप मेरे को बताओ, जीरो वेक्टर क्या होता है। चलो ऐसा करते मैं आपको दिखाई देता हूँ जीरो वेक्टर।
ज़ीरो वेक्टर कहाँ गया, हाँ जी ये रहा। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है सेम, उसको हम कैसे लिखते हैं, ज़ीरो वेक्टर ऐसे करके। मतलब वो जिसका देखो ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। तो जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम ही होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, मतलब ये डॉट ही होगा, यहाँ पर डॉट ही होगा। ठीक है, अगर मान लो ए या मान लो अब बी जो है वो हमारा ज़ीरो वेक्टर है, अब ये ए है, अब ज़ीरो वेक्टर ये वाला है। अब ए का एंगल मुझे एक वेक्टर से ही चेक करना है, अगर यहाँ पर वेक्टर है ही नहीं है, ज़ीरो वेक्टर है, तो मैं इसका एंगल कैसे चेक करूँगा, तभी यहाँ पर लिखा गया थीटा इज़ अनडिफाइंड। क्योंकि एंगल मैं कैसे चेक करूँगा, एंगल तो मैं दो वेक्टर्स के बीच में चेक कर सकता हूँ ना, यहाँ पर एंगल है ही नहीं है, मतलब सॉरी वेक्टर है ही नहीं है, तो एंगल कैसे चेक करूँगा, तो इसलिए थीटा इज़ अनडिफाइंड। और इस पर्टिकुलर केस में अगर एक वेक्टर ज़ीरो है तो एक्चुअल में यहाँ पर एक वेक्टर ना बोलो, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर एक वेक्टर जीरो है तो ए डॉट बी कितनी होगी, उसकी ज़ीरो है, सीधा बताया गया कि उसकी डॉट कितनी होगी, ज़ीरो। और अगर दोनों ही ज़ीरो हैं तो मतलब दोनों ही डॉट हैं, इस केस में भी हमारा थीटा नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर भी हमारी डॉट का डायरेक्टली आंसर कितना होगा, ज़ीरो। अब ये थी सारी डॉट प्रोडक्ट की बात। अब देखो लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका अगला क्वेश्चन, वाई डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ये वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, आपको पता है आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, कॉस थीटा की कुछ वैल्यू होगी, कुछ स्केलर वैल्यू होगी, और अगर तीन स्केलर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, स्केलर। अब डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर है, हमेशा स्केलर आता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो थोड़ा सा ब्रीफिंग करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस अपनी जो एग्जांपल्स थी, कि हमने ना बेसिकली ए वेक्टर पर बी वेक्टर का इम्पैक्ट देखना है, मतलब जो नीचे वेक्टर है उस पर अगर इसका इम्पैक्ट देखना है तो वो कैसे देखेंगे। यहाँ मैंने आपको टॉय की एग्जांपल से समझाया कि यहाँ पर हवा का इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब एंगल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने कितनी उस पर मतलब कि फोर्स लगाई है, तो सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ए वेक्टर पर बी का इम्पैक्ट कितना है, ये एंगल है, मतलब एंगल के साथ इम्पैक्ट कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो ये सभी बातें ना डॉट प्रोडक्ट को आपको अच्छे से समझने के लिए मैंने बताई हैं। डॉट प्रोडक्ट हमने समझ लिया कि क्या होता है, किसको बोलते हैं, किस लिए काम आती है। अब इसकी कुछ ना और ऑब्जर्वेशंस हैं, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हमने डॉट प्रोडक्ट सीख ली, अब उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन से मेरा मतलब कि हम उससे इस डॉट से हम और क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे पहली ऑब्जर्वेशन है, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम होता है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपको पता है ए डॉट बी, आपके सामने में लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। अब अगर मुझे इसको उल्टा करना है, ठीक है, तो ये बी है, ये ए वेक्टर है, तो ए का बी से एंगल थीटा है, तो अगर मुझे बी का एंगल ए से चेक करना है तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, मतलब 360 माइनस थीटा। और मैंने आपको क्या समझाया था कि हम कोई भी दो वेक्टर्स के टेल्स पे जो एंगल होता है छोटे वाला एंगल लेते हैं, तो यही वाला एंगल लेंगे। वैसे भी अगर आप 360 माइनस थीटा भी करोगे, 360 माइनस थीटा, 360 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो कोई भी और कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बी डॉट ए कितना आएगा, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको आप नंबर 2 दे दो। बट आपको पता है बट ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये भी दोनों मैग्नीट्यूड हैं। इन मैग्नीट्यूड्स को, मतलब ये लेंथ्स होती हैं, मतलब कुछ वैल्यूज़ होती हैं। मान लो ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 है, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू थ्री कितना होगा 6, और 3 इंटू टू कितना होगा 6, मतलब ये दोनों सेम है। तो देयर फोर ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट
ए। इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, हम इन दोनों को ये इक्वल लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, इफ़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ज़ीरो। अगर एंगल ज़ीरो है दैट मीन्स थीटा कितना है, ज़ीरो। तो विच एम्प्लाइज डॉट कितनी होगी। देखो ये सभी जो रिजल्ट्स हैं ना, ये आपको याद भी करने हैं और ये सभी आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। कॉस ज़ीरो, और आपको पता है कॉस ज़ीरो कितना होता है, आप मेरे को बताओ, 1। तो मतलब ए डॉट बी कितना आ गया, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। मैंने यहाँ पर भी शायद मॉडुलस बोला है, मुझे याद नहीं है, वैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ये कोई इतना बड़ा रिजल्ट नहीं है, ये एज सच यूज़ नहीं होगा कि अगर एंगल ज़ीरो है तो आप डॉट निकाल दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका जो स्पेशल केस है वो आपको समझ में आएगा, अभी देखना है इसका स्पेशल केस। अब देखो इसका स्पेशल केस क्या है, ए डॉट ए कितनी होगी, मतलब सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से ही डॉट कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम इसके बिहाफ पर ही करेंगे। अब आपको पता है ये ए वेक्टर है, अब दूसरा भी ए वेक्टर है, वही यही इसके ओवरलैप ही कर रहा है, इन दोनों में कोई एंगल बना नहीं, एंगल कितना होगा, ज़ीरो। यहाँ पर मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। तो एंगल बिटवीन सेम वेक्टर्स इज ज़ीरो, तो विच एम्प्लाइज ए डॉट ए कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड फिर से कॉस ज़ीरो, और आप सभी को पता है कॉस ज़ीरो कितना होता है, 1। इसको मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पेपर में आपको ये आ सकता है, और ये रिजल्ट हम बहुत तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में याद भी करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए ना, वो मैं आपको अलग से लिख के ही बता दूंगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। तो प्लीज़ आप ये याद रखोगे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अब देखो ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वैक्टर्स एंड एंगल बिटवीन दैम इज 90। अब नॉन जीरो वाली लाइन मैंने जानबूझ के लिखी है, आपको पता है हम ऐसे पहले भी सिचुएशन पढ़ चुके हैं कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर ज़ीरो होता है या दोनों ज़ीरो होते हैं तो डॉट ज़ीरो होती है, ठीक है। तो अगर दोनों नॉन ज़ीरो है यहाँ पर और उनके बीच में एंगल 90 है, तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, तो देखो ए डॉट बी कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 90। और आप सभी को पता है कि कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो। कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू ज़ीरो। ज़ीरो इन समथिंग कितना आएगा, ज़ीरो। तो ए डॉट बी कितना आ गया, ज़ीरो। तो तभी मैंने नॉन ज़ीरो लिखा है। अब ए डॉट बी ज़ीरो को आप इस रिजल्ट से भी कंफ्यूज कर सकते हो। ए डॉट बी ज़ीरो आएगा तो दो सिचुएशन हो गई, अगर तो वेक्टर ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है, अगर ये वेक्टर ज़ीरो है तो भी ये ज़ीरो है। अगर बाई चांस दोनों वेक्टर्स नॉन ज़ीरो हैं, तब भी अगर डॉट ज़ीरो आ रही है, देन हम श्योर हैं कि उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम यूज़ कैसे करने वाले हैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये है वो जो रिजल्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं, इफ़ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि उनके बीच में एंगल 90 है, तो उनकी डॉट कितनी होगी, ज़ीरो। ये एग्जैक्ट लाइन हम 3D में या काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब देखो ये हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ 180। आपको पता है बड़े से बड़ा एंगल यही हो सकता है, हम हमेशा अदरवाइज छोटा एंगल लेते हैं। तो ज़ीरो भी डिस्कस कर लिया, 90 भी हो गया और 180, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कॉस 180। अब कॉस 180 की वैल्यू मुझे पता है कि -1 होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे लिख लिया करो, कॉस 90 प्लस 90। अब कॉस 90 पे मैंने आपको क्या सिखाया था, इंटरचेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन 90 में। अब 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन 90 कितना होता है, 1, तो -1 इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो देखो अगर कॉस 180 -1 है तो इसका आंसर डॉट का कितना आ रहा है, डॉट का कितना आंसर आ रहा है, नेगेटिव। क्योंकि अगर आप इसकी डायग्राम भी बना के देखोगे ना, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट इस पर नेगेटिव वे में पड़ रहा है। तो
ये ए है और ये बी है। अब ए और बी में एंगल 180 है, ये इधर को है ये इधर को है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो इम्पैक्ट कुछ मतलब कि पड़ेगा ही नहीं, मतलब यहाँ जो मर्जी लगा लो ये नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, अब ये हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गई है। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसको लिख लेते हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। एंगल कैसे निकालेंगे ये भी आपको क्वेश्चन आएगा, आपको एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल्स में भी है। वी नो, एक ही फॉर्मूले से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमने नया कुछ नहीं सीखना, हमने डॉट को अच्छे से सीख लिया है। अब उस फॉर्मूले को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अब ये कॉस थीटा है, आपको पता है कॉस थीटा फिर कितना होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डॉट हम सीख चुके हैं। हमने क्या सीखा कि अगर एंगल 0 होगा, अगर एंगल 90 होगा, अगर एंगल 180 होगा, अगर उनमें एंगल को फाइंड करना है और कम्यूटेटिव होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशंस है, नया कुछ नहीं सीख रहे हम, उन्हीं रिजल्ट्स को तोड़ मरोड़ के आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अब लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपने वो सीख लिया उसके बाद आपको जो इसके क्वेश्चंस हैं, देखो मैंने आपको ये सिखा दिया कि डॉट होती क्या है, इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताऊंगा। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन को कर लेते हैं। अब देखो ये लास्ट आपकी ऑब्जर्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने को बताया ना कि अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं तो ये ऑब्जर्वेशन हमें पता होनी चाहिए। अब लेट आई जे के बी दी यूनिट वैक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब ये यूनिट वैक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन में ये आई की एक्स की डायरेक्शन में, ये जे वाई की डायरेक्शन में, ये के जो है जेड की डायरेक्शन में। ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इसको हम बहुत अच्छे से 10.2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता है अगर मुझे ये देखना हो कि आई डॉट जे कितना होगा, आई और जे, या आप ये भी बोलो, अब तो आपको पता है कि ये कम्यूटेटिव होती है जे और आई। अब आई ये रहा, मतलब जे ये रहा, अब आई कहाँ पर होगा, ऐसे, इसको भूल जाओ, आई कैसे होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, जे इधर को, तो इसके आपस में कितना एंगल होता है आपको पता है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर, आपस में क्या होती हैं, ये परपेंडिकुलर। वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 है, वाई और जेड का भी 90 है, जेड और एक्स का भी 90 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है आप मेरे को बताओ, कॉस 90 कितना होता है, 0, ये हम पढ़ चुके हैं। तो विच एम्प्लाइज आई डॉट जे या जे डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 0 मतलब 0। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे 1 आया मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, ये कितना होता है, 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि आई डॉट जे और जे डॉट आई का आंसर कितना होगा, 0। अब सेम वे से आई डॉट जे का देखो, आई डॉट जे की डॉट कितनी है, 0 है, तो अगर मैं जे की डॉट के से लूँगा या के की डॉट जे से 0, और सेम वे से के को अगर आई के साथ लूँगा, आई को के के साथ, तो भी 0। तो सभी पॉसिबल कम्बिनेशन मैंने देख लिए, मगर रिवर्स में बोल रहा हूँ, आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, या उल्टा बोल लो, सभी में आंसर कितना आ रहा है, 0। एंड लास्ट में क्या आएगा, नाउ अगर मुझे आई की आई के साथ डॉट करनी हो, आज ही हमने ये रिजल्ट किया है, मैंने आपको बताया था कि ए डॉट ए कितना होता है, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है इसको कैसे लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड कॉस 0, क्योंकि आई और आई में कितना एंगल होगा, 0, और आप सभी को पता है कॉस 0 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब सेम वे से मैं बाकी जो है उनको भी लिख सकता हूँ। अब देखो सेम वे से मैंने जे डॉट जे निकाल लिया, वो भी 1 आया, के डॉट के निकाल लिया, वो भी 1 आया, क्योंकि जे और जे का एंगल 0 होगा, के और के का एंगल 0 होगा।
तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, जब भी हम मतलब वाइस वर्सा करेंगे, आई की के साथ, के की आई के साथ, जे की के साथ, के की जे के साथ, तो आंसर कितना आएगा, डॉट कितनी आएगी, 0। और अगर हम सेम करेंगे आई जे के तो आंसर 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिहाफ पर ही हम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अब मतलब डॉट को हम क्वेश्चंस में किस तरह से यूज़ करेंगे वो इसकी हेल्प से ही हम कर सकते हैं, अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन पता है तो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करने से भी पहले ना इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ सुन के घबरा मत जाना कि और क्या करने वाले, बहुत इजी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये रिजल्ट जो हमने किए हैं वो आपके लिए मैंने लिखे हैं कि ये कम्यूटेटिव है। ए डॉट ए मॉडुलस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अगर ए डॉट बी 0 है, ए और बी नॉन ज़ीरो हैं, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ये 180 वाला रिजल्ट लिखा है मैंने, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये जो हमने अभी अभी किया है ये जस्ट आपके लिए लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। ठीक है, जब भी आपको जरूरत रहेगी। स्क्रीनशॉट लेने से मेरा मतलब यही है कि अब इसको साइड में लिख के कहीं पर रख लो, या तो अपने नोट्स में कहीं पर साइड पे रख लो, या अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लो। इसको आप हमेशा याद रखना। इसकी ही हम हेल्प से डॉट प्रोडक्ट का एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, बहुत ईजी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अब नाम देख के घबराना मत, ये हम आज ही कर चुके हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होता है, सेम होता है। इसका मैंने आपको प्रूफ भी करवा चुका हूँ, जस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने दोबारा से लिखवा दिया कि आप इसको याद रखोगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन का मतलब क्या है, देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 इंटू 4 प्लस 3, 2 इंटू 4 प्लस 3, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आपको याद है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3। हम नॉर्मली ऐसा हमेशा करते हैं। देखो ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, बट अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, तो अब हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये नेम वगैरह हमने नहीं सुने, बट सब कुछ हम पहले कर चुके हैं। 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 को पहले फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो जो बीच में साइन है, ऐसा ही करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 6 मतलब 14। अगर आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 14। मतलब मल्टीप्लाई इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब मैंने मल्टीप्लाई को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसकी एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। क्या हम सेम ऐसा कर सकते हैं कि 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3, इसका आंसर कितना आएगा, 6 इंटू 5 मतलब 30। इसका आंसर कितना आएगा, 14। तो ये देख लो ये इक्वल नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि प्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मल्टीप्लाई के ऊपर, बट मल्टीप्लाई प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब सेम ऐसा सा ही कुछ हम डॉट में करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ए डॉट बी प्लस सी, ये बात जस्ट मैंने इसलिए बताई है ताकि आपको लगे कि ये पहले भी हम कर चुके हैं। तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन है, तो ए डॉट बी, ए को पहले बी से करेंगे फिर ए को सी से करेंगे। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका आप ध्यान रखोगे। अब लास्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि ए और बी टू वेक्टर्स हैं और लैम्डा कोई स्केलर है। तो अगर मैं लैम्डा को ए डॉट बी से मल्टीप्लाई कर दूं, या लैम्डा को पहले ए से मल्टीप्लाई करके फिर डॉट कर दूं, या ए को मैं लैम्डा बी से डॉट कर दूं, ठीक है, तो इन तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम। क्योंकि आपको पता है क्यों सेम आएगा, आपके मन में क्वेश्चन भी आ सकता है। ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कुछ आंसर होगा 3 4 5, ठीक है। मान लो सपोज कर लो कि ए डॉट बी का आंसर 3 है, तो लैम्डा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लैम्डा आंसर आएगा। सेम वे से अगर आप लैम्डा को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे ए के साथ, ठीक है,
तो उसको फिर बाद में डॉट करोगे तो भी 3 लैम्डा ही आंसर आएगा। सेम वे से ऐसा ये हम एग्जांपल्स में भी करके देख लेंगे, तो ये हम याद रखेंगे। याद रखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से ये डॉट जो है वो काम करती है। बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि डॉट को हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मेन काम हमारा आ चुका है। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए, उसके रिजल्ट्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पढ़ ली, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। अब क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। डॉट सीख लिया, सब कुछ कर लिया, बट उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। अब कोई मैंने A1i A2j A3k कुछ भी जर्नल से एक वेक्टर ले लिया, सेम B1i B2j B3k कोई 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ले लिए, तो A डॉट B कैसे काम करेगी। तो A1i A2j प्लस A3k, इसको मुझे डॉट करना है B1i B2j B3k। ठीक है, अब देखो हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो हम ये नहीं कर सकते। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस A1 को, A1 इसके साथ डॉट है ना, प्लस इसके साथ प्लस इसके साथ, मतलब बाय यूजिंग मैं जस्ट वैसे ही लिख रहा हूँ, ये हम क्वेश्चंस में एक्चुअल में नहीं करेंगे। ठीक है, ये जस्ट डेरिवेशन है। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये जस्ट डेरिवेशन के लिए। देखो अभी तक हमने डॉट पढ़ ली ना, आपको कुछ मुश्किल लगा, उससे भी इजी ये है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होगा, बट क्वेश्चंस में बहुत छोटा होगा। देखो A डॉट B, अब पहले A1 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, A1 B1 I डॉट I। ठीक है, A1 को पकड़ लो, अब A1 को B2 से भी मल्टीप्लाई कर दो I डॉट J। अब A1 को B3 से भी डॉट कर दो I डॉट K। A1 और B1 तो स्केलर है, मैंने वैसे ही लिख लिए। I और IJ मतलब क्या है, मतलब कि वेक्टर्स हैं, मतलब यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसमें डॉट लिखा है I डॉट J I डॉट K। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं ताकि अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर पाओ इनके बीच में। तो इसको अलग कलर में लिख देता हूँ मैं, प्लस। अब A2 को पकड़ लेते हैं, A2 को पहले करेंगे B1 से, यहाँ पर J है, वहाँ पर I है। ठीक है, अब A2 को B2 से कर दो, यहाँ पर J है, यहाँ पर भी J है, प्लस A2 को B3 से कर दो, यहाँ पर J है, यहाँ पर K है। तो ये हो गया। अब लास्ट वो भी कर लेते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, A3 B1 K डॉट I कैप, A3 B2 K डॉट J कैप, A3 B3 K डॉट K कैप। तो अब हमने कर लिया। अब आपको पता है, इससे पहले हमने मतलब कि कुछ रिजल्ट्स किए थे, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है ये रिजल्ट हमने किए थे, तो A डॉट B, A1 B1 I डॉट I कितना होगा 1, A1 B2 I डॉट J कितना होगा 0, A1 B3 I डॉट K कितना हो, K डॉट I और I डॉट K सेम है, ये भी 0 होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, प्लस A2 B1 J डॉट I कितना होगा, जब भी हम उल्टे को डॉट करेंगे मतलब I की किसी और के साथ, तो वो 0 ही आएगा। तो A2 B2 J डॉट J कितना है 1, A2 B3 J डॉट K कितना है 0। अब आगे चलते हैं, A3 B1 K डॉट I 0, A3 B2 K डॉट J 0, A3 B3 K डॉट K कितना है 1। तो सब कुछ हमने कर लिया। तो अब हमारा देखो फाइनल आंसर आ चुका है, A1 B1 ये ख़त्म हो गया, 0 0
समथिंग अपॉन समथिंग ज़ीरो समथिंग ज़ीरो, A2 B2 फिर ज़ीरो, A3 B1 मतलब ज़ीरो ज़ीरो, A3 B3। तो मतलब हमारा A डॉट B का फाइनल आंसर कितना आ गया, A1 B1, A2 B2, A3 B3। आप देख भी सकते हो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर ना, तो इसका आंसर एक स्केलर है। ये तीनों नंबर्स A1 B1 A2 B2 A3 ये स्केलर्स हैं, तीन स्केलर्स को ऐड करेंगे तो स्केलर आंसर ही आएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, ध्यान से देखो, सिर्फ A1 B1 रह गया, A2 B2 रह गया और A3 B3 रह गया। मतलब I वाले रह गए, J वाले रह गए, K वाले रह गए, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। मतलब अब जब भी हम डॉट करेंगे तो ये सब कुछ लेंथी प्रोसेस नहीं हम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J को J के साथ, K को K के साथ, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स तो जीरो बन जाएंगी। तो अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ एग्जाम्पल से, मान लो ये ए वेक्टर है 2i 3j प्लस 4k। अब यहाँ पर b वेक्टर है 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, तो a डॉट बी कितना होगा। हम i को ऐसा नहीं है कि 2 को सबके साथ करेंगे, हम जस्ट इसको इसके साथ करेंगे। 2 4 ज़ा 8, i डॉट i 1, 3 5 ज़ा 15, j डॉट j 1, 4 6 ज़ा 24, k डॉट k 1। तो ये कितना आ गया, 23 प्लस 24 मतलब 47। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। तो देख लो कितनी जल्दी डॉट कर ली हमने, इतना लेंथी प्रोसेस नहीं किया। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी है कि हमें इसको इसके साथ ही करना है। मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन बताया है कि इस तरह से ये काम करता है। तो अब हमने क्वेश्चंस भी सीख लिए कि डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन। ठीक है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं और बहुत इजी है। मतलब जिस तरह से मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करवाई है, समझ लो आपका ये टॉपिक हो चुका है अभी से, क्योंकि मैंने आपको जो डॉट की एग्जांपल्स दी थी ना, कि जो आपको याद होगा शायद कुछ, हाँ जी ये रहा, मैंने आपको बताया था कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर हमें असर देखना है, इम्पैक्ट देखना है। तो वही कुछ हम यहाँ पर दोहराने वाले हैं, बट क्योंकि टॉपिक बुक में है, इसका एक फॉर्मूला भी है, तो वो हम डिस्कस जो है वो कर लेते हैं। अब देखो ये मैंने जस्ट आपके लिए डायग्राम बनाई है। ठीक है, अब ये कोई वेक्टर है ए बी। अब ये कोई देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये वेक्टर है ए बी और ये एक लाइन है। इसकी इस वेक्टर की इस लाइन पर प्रोजेक्शन क्या बनेगी। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, ये लाइट सोर्स है, मैंने कुछ लाइट का सोर्स बनाया है, बिल्कुल इसके अपोजिट ऊपर है, परपेंडिकुलर है। अगर ऊपर से लाइट गिर रही है तो इसकी कुछ परछाई यहाँ पर बनेगी, इसकी परछाई यहाँ पर प्रोजेक्ट होगी या बनेगी, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन या इम्पैक्ट ऑफ दिस वेक्टर ऑन ए लाइन। अगर इसको मैं फिजिक्स से जोड़ूँ तो, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हवा का टॉय पर क्या इम्पैक्ट है, तो इस वेक्टर का इस लाइन पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट देखने के लिए उस इम्पैक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, अब लाइट सोर्स ऊपर से आ रहा है तो इसकी इमेज ना, इसकी इमेज बिल्कुल इसके नीचे, ध्यान से देखो, इसकी इमेज इस पर ऐसे लाइन पर बनेगी। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। तो अब देखो मैंने डायग्राम बना दी है कि इसकी जो शेडो है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहाँ तक बनेगी। ये ध्यान से देखो, ये मैंने ब्लैक ब्लैक शेडो बनाई है इस लाइन पर। इसका मैंने एक नेम रख दिया सी। इसकी डायरेक्शन भी किधर को होगी, लाइन की तरफ ही होगी। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको समझाने में पहले कुछ लिख देता हूँ। लेट, आपको पता है ए बी वैक्टर कितना है, इसका नेम कितना है, ए वैक्टर, एंड ए सी वैक्टर, ये भी एक वैक्टर बन गया, ये कितना है, बी वैक्टर। ठीक है, ये कितना है, बी वैक्टर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं बी वैक्टर, तो ये बी वैक्टर है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसको हम कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं मान के चल रहा कि आपको पहले से आता है। आप नॉन साइंस स्टूडेंट्स हो या साइंस स्टूडेंट्स हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आता। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके मन में क्वेश्चन कि सर कॉस थीटा क्यों, साइन थीटा ले लो, टैन थीटा ले लो। देखो यहाँ पर बेस कितना है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस है हमारा बी, वो भी मुझे चाहिए। ठीक है, और
यहाँ पर आप ऐसा करो, बेस जो है ना ये लेंथ है, मतलब ये बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बेस मतलब ये लेंथ की बात कर रहे हैं, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है मतलब ए का मैग्नीट्यूड। आप समझ ही गए होगे बात, ये परपेंडिकुलर मेरा किसी काम का नहीं है, मुझे बस इन दोनों पर अपना जो भी सब कुछ काम करना है इनके आसपास करना है, ए का बी पर, ए और बी के आसपास ही मुझे काम करना है, तो इसलिए बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस में था तो मैंने ये वाला ले लिया। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, मतलब ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि इस वेक्टर पर कितना असर हो रहा है, किस तरह से असर हो रहा है, ए मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वेक्टर का इस टॉय पर कितना असर हो रहा है, वो ऐसे देखते हैं हम कि एंगल भी इम्पैक्ट करता है और इस वेक्टर की कितनी फोर्स है वो भी काम करती है, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो वी नो अगर मुझे ए डॉट बी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, इसको आप नंबर 1 दे दो, कॉस थीटा। तो आप ऐसा करो, यहाँ से ना आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, पुट इन 1। मैं बहुत सिंपल वे में आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, मैं बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं करवा रहा कि किसी नॉन साइंस स्टूडेंट्स को लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की वैल्यू आपके सामने मैंने यही फिल की है, कितनी है, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब क्लियरली ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, बी मैग्नीट्यूड का मतलब कितना है, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो इसको मैं कैसे बोलूँगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आ गया, ये बी मैग्नीट्यूड है ना, इस पर कितना असर हुआ है, ये बी मैग्नीट्यूड है ना, इस पर कितना असर हुआ है इसका, वो कैसे निकाल लेंगे, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, मतलब ए का बी वेक्टर पर कितना असर हो रहा है, कितना इंपैक्ट हो रहा है। अब बेसिकली आप इसको प्रोजेक्शन मत बोलो, एक्चुअली प्रोजेक्शन को आप ये बोल सकते हो दो तरह की है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ए डॉट बी क्या है, स्केलर है, ठीक है। आपको बताया ए डॉट बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और बी मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो आपको पता ही है, स्केलर, ठीक है। तो मतलब इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, मतलब ये जस्ट इसका ए वेक्टर का बी वेक्टर पर असर दिख रहा है, कितना असर हो रहा है, तो क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम बोल सकते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखो इतना तो हमें क्लियर है कि इसको हम प्रोजेक्शन या स्केलर प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं, इस बात को प्लीज़ आप ध्यान में रखना कि प्रोजेक्शन का मतलब भी स्केलर प्रोजेक्शन है, स्केलर प्रोजेक्शन को तो स्केलर प्रोजेक्शन ही बोलते हैं। ऐसा करो इसको भी ना आपका नंबर दे दो, नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगा। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर एक छोटा सा रिजल्ट डिराइव करेंगे यहीं से, मतलब वो जब हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे हम यही सब कुछ यूज़ करेंगे, बट एक छोटा सा रिजल्ट है उसको आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपके लिए डायग्राम दोबारा से बनाई है, आपको पता है स्केलर प्रोजेक्शन है। अब आपको यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट भी पता होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और हमने 10.2 में काफ़ी क्वेश्चंस भी किए थे, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, बी कैप इज इक्वल टू बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, बी कैप ही तो है, तो विच एम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, हम ये भी लिख सकते हैं कि ए की डॉट कर दो बी की डायरेक्शन से।
अगर हम ए की डॉट इस वेक्टर की डॉट इस बी की डायरेक्शन से कर देंगे, मतलब बी के यूनिट वेक्टर से कर देंगे, ये यहाँ पर एक यूनिट इसका बी कैप होगा, इससे हम डॉट कर देंगे तो वो भी हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, प्रोजेक्शन। अब देखो हम बार बार ना स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन की अभी तक बात नहीं हुई है। देखो स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अगर ये स्केलर प्रोजेक्शन और आपको पता है कि ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, अगर इसमें मैं डायरेक्शन जोड़ दूं, अगर इसको मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगी। अब वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब देखो आपको पता है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी का फॉर्मूला यही है, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब ये हमारा एक मैग्नीट्यूड है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। आपको पता है यूजिंग स्टार, मैं आपको बताया था कि पिछले पेज में नंबर दे रहा हूँ, हमने ये लिखा था कि बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। आप याद करो, मतलब ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है ये बी का मैग्नीट्यूड है। अगर इसमें मैं बी की डायरेक्शन जोड़ दूँ, अगर इसमें मैं बी की डायरेक्शन जोड़ दूँ तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर प्रोजेक्शन। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ वी मल्टीप्लाई बी के मैग्नीट्यूड को विद डायरेक्शन ऑफ बी, अगर बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मतलब कि वेक्टर ही मिलेगा ना। अगर मैं मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वेक्टर ही मिलेगा। तो हमारी जो स्केलर प्रोजेक्शन है वो क्या बन जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बी का, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, उसको मैंने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्शन मतलब वो स्केलर प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, आप इस फॉर्मूले से उसकी स्केलर प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। और अगर बाय चांस आपको, वैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है वेक्टर प्रोजेक्शन का, बट पेपर में कई बार आपको वेक्टर प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वेक्टर प्रोजेक्शन क्या करोगे आप, आपके पास बी वेक्टर तो होगा ही, उसकी डायरेक्शन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे आपको वेक्टर प्रोजेक्शन भी मिल जाएगी। अब इसका एक स्पेशल केस भी है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का, क्योंकि अब अभी तक हमारा जो एंगल था यहाँ पर, अभी तक जो हमारा एंगल था वो एक अक्यूट एंगल था। अगर ये मतलब कि 0 से 90 से बड़ा हो, ये अक्यूट एंगल के लिए है, मगर 0 से 90 तक का है। अगर ये जो हमारा हमारा थीटा है ये 90 से बड़ा हो, तब प्रोजेक्शन किस तरह से हम देखेंगे। अब देखो ये प्रोजेक्शन का हमारा स्पेशल केस है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 और 180 के बीच में हो। पहले पार्ट में क्या था कि 0 से लेके 90 के बीच में हमने चेक किया था। अब अगर 90 और 180 के बीच में होगी तब प्रोजेक्शन किस तरह से हम देखेंगे। ये कोई लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन, बट एंगल कितना 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। अब आपको पता है लाइट है, तो इस पर जो इसकी जो इमेज बनेगी या परछाई बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसकी परछाई इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है तो ये इसकी परछाई है, इसको एक नेम दे देते हैं, ये क्या है, बी वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ठीक है, ए की परछाई इधर को बनेगी ना, तो वो हमारा, अब इसको ऐसा करते हैं, ए बी वेक्टर कितना है हमारा, ए एंड ए सी वेक्टर कितना है हमारा, बी वेक्टर। अब फिर से वही ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पर जो एंगल है वो देखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे अगर ये 1 थीटा है तो ये कितना होगा, आप मेरे को बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, आप मेरे को बताओ। अगर ये आपको पता है ना टोटल एंगल कितना होता है 180, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो अब ट्रायंगल में फिर से वही कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है अगेन, बी का मैग्नीट्यूड, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए का मैग्नीट्यूड। इसमें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है कि कॉस क्यों लिए, क्योंकि ए और बी ही मुझे चाहिए। अब आपको पता है वी नो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है। 180 पे नो चेंज, कॉस का कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आएगा। तो विच एम्प्लाइज माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो विच एम्प्लाइज बी का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया, माइनस ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा।
तो यही इस वेक्टर पर, मतलब जिस तरह से लास्ट पार्ट में क्या था, बी मैग्नीट्यूड क्या था, मतलब कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर असर, तो वो कितना था, मॉड ए कॉस थीटा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस साइन है, मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में असर, वहाँ पर सेम डायरेक्शन में असर हो रहा था, इम्पैक्ट हो रहा था, यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस आ गया। अब फिर से वी नो ए डॉट बी कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, पुट इन 1, इसको फिर से आप नंबर 1 दे दो, तो विच एम्प्लाइज बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस ए का मैग्नीट्यूड, इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ए डॉट बी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये जो है, जो दोनों टर्म्स जो हैं ये कट हो जाएंगी, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए करवाया कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। कितना आएगा, माइनस ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब फिर से वही, इसको आप वेक्टर प्रोजेक्शन भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो फिर से वही बातें, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन बताता है। तो स्केलर प्रोजेक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब वेक्टर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ये एक मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड को अगर मैं उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगी। अब ये स्पेशल केस करवाने का यही पर्पस था कि जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कर सकती है, एंगल के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर तो एंगल छोटा है, 90 से छोटा है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट करती है, आपको पता है यहाँ प्लस साइन आता है। अगर वो मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा है, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकती है। ये आपको क्वेश्चंस MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। अब वैसे हमारा टॉपिक सब कुछ खत्म है, अब इसकी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो, अब हम ऑब्जर्वेशंस करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन की। आप चाहते हो तो इस ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, आपके सभी NCERT के क्वेश्चंस जो हैं वो इसके बिना भी कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर आप इन ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से कर लेते हो तो आप ये भी श्योर कर लेते हो कि अगर पेपर में कोई आपसे MCQs में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब मोस्टली जो MCQs में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो डीप बेसिक में से पूछे जाते हैं, और ये डीप बेसिक है। इनको आप छोड़ दोगे, आपके जितने भी NCERT के क्वेश्चन हैं वो कवर तो हो जाएंगे, बट MCQs जो हैं वो कवर नहीं होंगे। MCQ इसके बिना आप नहीं कर सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस डॉट में से कुछ MCQ पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस करवाई हैं वहाँ से पूछे जा सकते हैं, या ये जो ऑब्जर्वेशंस बताने वाला हूँ यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पहले 1 बाय 1 करके सब ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। अब देखो, ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने फॉर्मूला ही लिखा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी। इसका फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। और इसको हम, आपको पता है, ए वेक्टर को बी की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर डॉट कर दें तो भी वही फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। तो ये कुछ बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है, ये जस्ट मैंने इसलिए दोबारा से लिखा है। ध्यान से देखो कि अगर ऐसा नहीं है कि ए ऑन बी की प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये है और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब अगर रिवर्स होगा बी ऑन ए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट ए। इसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं। बट नीचे क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड। पहले बी का मैग्नीट्यूड था, यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड है। इसको कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर। अब ये क्या है, ए की डायरेक्शन है, ए कैप। मतलब इससे हम क्या सीखे हैं कि ए ऑन बी का मतलब क्या है, बी मैग्नीट्यूड नीचे है, बी ऑन ए का मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड नीचे है। मतलब जिस पर निकालनी है वो नीचे आएगा, जिस पर निकालनी है वो नीचे आएगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये हमारी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT ने जस्ट इसको लिख के बता दिया, बट मैं यहाँ आपको फील करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये आपको MCQs में पूछी जा सकती है कि अगर थीटा 0 है देन द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ AB विल बी AB इटसेल्फ।
तो ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि अगर थीटा 0 हो तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी कितना होगा, BA AC कुछ भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इसकी जो डायग्राम है पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पहले जो हमने पहले डायग्राम बनाई थी उसकी थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। ये आपकी लाइन है। अब इसकी हम प्रोजेक्शन देखते हैं कि इस पर इसकी, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हम देखते हैं कि ए की शेडो यहाँ पर कैसे बनेगी। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि ए की शेडो हम यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम ए का असर देखते हैं कि यहाँ पर इस लाइन पर कितना हो रहा है, ए का असर इस लाइन पर कितना हो रहा है, तो हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है। अब मान के चलो ये जो थीटा है अगर ये 0 हो जाए, अगर थीटा 0 हो जाए मतलब ये जो लाइन है ये एक्चुअल में यहीं पर आ जाएगी। ये जो लाइन है यहीं पर आ जाएगी। आप समझ पा रहे होगे कि ये लाइन यहीं पर आ जाएगी, मतलब ये ए बी लाइन यहीं पर, इसी लाइन पर एल पर ही आ गई है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेट ए बी कितना है, ए वेक्टर, एंड ऑब्वियसली बात थीटा कितना यहाँ पर 0 डिग्री। अब देखो हम बेसिकली इसमें करते क्या हैं, हम ए का इस लाइन पर असर देखते हैं। हम ए का इस लाइन पर असर देखते हैं। अब ए वेक्टर खुद ही इस लाइन की डायरेक्शन में है, मतलब इसी की डायरेक्शन में यहीं पर आ रहा है, कोई शेडो वेडो का कोई चक्कर नहीं है, मतलब हमें ए का ही असर एल लाइन पर देखना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन अगर मैं आपको वैसे बताना चाहूँ, यहाँ पर बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं, सेम है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ए ऑन बी बराबर कैसे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर इसकी शेडो बन रही है, यहाँ पर ये इसकी शेडो बन रही है, तो ये छोटा बड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। बट अगर ये वेक्टर खुद ही यहाँ पर आ जाए तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम जगह पर ही आ जाएंगे, मतलब दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखेंगे हम, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। आपके सामने ये फॉर्मूला है। तो विच इम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कैसे लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 0। ठीक है, कॉस 0। और आपको पता है कॉस 0 कितना होता है, 1। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। तो प्रोजेक्शन कितनी आ जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब ये आपस में कट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, विच एम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितनी आ गई, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली प्रोजेक्शन वेक्टर की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन में थोड़ा सा फर्क होता है। स्केलर ये वाला है, मतलब ये स्केलर नंबर है, अगर इसको मैं डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये एक स्केलर प्रोजेक्शन है। अगर इसको मैं बी की डायरेक्शन, क्योंकि बी की डायरेक्शन मुझे देखनी है ना, तो बी की डायरेक्शन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर मिल जाता है। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ए खुद ही है, और वैसे भी ए और बी इक्वल हैं। तो अगर इसको मैं ए की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, अब देखो वही मैंने लिखा कि इफ़ वी मल्टीप्लाई ए मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन ऑफ ए दैट इज ए कैप, तो विच इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन। क्या बन जाएगी, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। कितनी बन जाएगी, ए के मैग्नीट्यूड को हम ए कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड वी नो। अब देखो आपको पता है ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें वेक्टर ही मिलेगा, मतलब मैग्नीट्यूड को ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर ही मिलेगा। तो ध्यान से देखो, जो यहाँ पर बात लिखी गई है, ए बी की वेक्टर प्रोजेक्शन कितनी होगी, ए बी खुद ही होगा। तो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कितनी होगी, ए वेक्टर खुद ही होगा। तो ये आपको MCQ से पूछा जा सकता है। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की है, NCERT में जस्ट रिजल्ट लिखा गया था, तो यहाँ पर मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 होगा ये तभी पॉसिबल है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब नेक्स्ट पेज पे थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं।
अब देखो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन समझ में आई है तो ये ऑब्जर्वेशन भी आपको समझ में आएगी। अगर थीटा 180 डिग्री है तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी विल बी पी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये लाइन है, अब ये जो हमारा वेक्टर, देखो ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, हमने पहले प्रोजेक्शन में क्या किया, 0 से लेके 90 के बीच में प्रोजेक्शन चेक की, फिर 90 से 180 के बीच में प्रोजेक्शन चेक की। अब हम 0 पर चेक कर रहे हैं, एग्जैक्टली 180 पर, फिर एग्जैक्टली 90 पर चेक करेंगे। तो ये स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये लाइन के बीच में और ये वेक्टर ए के बीच में 180 का एंगल है। तो मैंने आपको बताया था, अब देखो हम हमेशा क्या देखते हैं, हम हमेशा किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर असर देखते हैं। पिछले में क्या था, पिछले पार्ट में क्या था कि लाइन भी इसी डायरेक्शन में है, वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा एग्जांपल्स में, कि स्टार्टिंग में भी कोई डॉट प्रोडक्ट की, अगर हम हवा के फ्लो में जा रहे हैं तो हवा हमारे फ्लो में जा रही है तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर हवा हमारे अपोजिट है उतनी ही स्पीड हमारी कम हो जाएगी। सेम वे से यहाँ पर है, ये लाइन इधर को है और ये वेक्टर इधर को जा रहा है, मतलब इस लाइन पर इसका कुछ असर होगा, इस लाइन पर इस वेक्टर का असर होगा। आप खुद सोच के देखो, अगर ये लाइन इधर को जा रही है तो अगर मैं भी इधर को पुश करूं तो ये तेज हो जाएगी, और अगर ये लाइन इधर को जा रही है और पीछे से मैं खींच रहा हूं, जितना मैं जोर लगा रहा हूं उतना मतलब इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब इसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। मतलब इस डायरेक्शन में मुझे बी वेक्टर बनाना पड़ेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने इसका असर दिखाने के लिए, ये इसका असर दिखाने के लिए यहाँ पर बना दिया। ठीक है, कि इस वेक्टर पर इस तरह से ये इम्पैक्ट कर रही है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लेट ए बी वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ठीक है, ए सी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर, और थीटा आपको पता ही है, थीटा आपको पता ही है कितना है, 180 डिग्री। तो प्रोजेक्शन ऑफ, ये आपको बहुत इजीली समझ आएगा, इससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। ए ऑन बी, आपको हमेशा बोलता हूँ, जितना आप बेसिक अच्छे से करोगे ना उतने आप डीप में क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर पाओगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस 180, आपको पता है एंगल कितना है, 180। ठीक है, और आप सभी को पता है कॉस 180 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 90 पे इंटरचेंज होता है साइन में, सेकंड 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो विच इम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड -1 डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो ये कट हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितनी आ गई, -a का मैग्नीट्यूड। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव असर होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात हो रही है, तो अगर मैं देखो, अगर इसको मैं मतलब कि ए की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई, देखो ये इसका असर है, इसका मैग्नीट्यूड है, अगर इसकी मैं डायरेक्शन से, ए की डायरेक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रोजेक्शन वेक्टर। अब मैं वो करके दिखा देता हूं। अब देखो, अगर मैं ए मैग्नीट्यूड को ए की डायरेक्शन रेडी ए कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्केलर प्रोजेक्शन थी, तो मुझे वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगी ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, और ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप का वैल्यू कितनी होती है, ए वेक्टर। ठीक है, तो ये -a वेक्टर मिल गया। अब इसकी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। आपको पता है इसका नेम क्या है, ए बी वेक्टर, इसको मैं लिख सकता हूँ -ab वेक्टर। ठीक है, अब आपको पता है ये -ab है, बट वी नो -ab वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ba वेक्टर। ठीक है, तो आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, तो -ab क्या हुआ, मतलब बी ए क्या होगा,
माइनस ए बी क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। अगर इसको मैं इसके माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा सेम मैग्नीट्यूड रहेगा बट वो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए वैक्टर, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज वैक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर कितनी हो गई, बी ए वैक्टर। तो जो एनसीईआरटी में लिखा गया है मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की है, बहुत इजी था, जस्ट हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। तो ये इसका नेगेटिव असर यहाँ पर देखने को मिला तो मैंने उसको cos 180 लिया -1, तो सब कुछ सॉल्व कर लिया और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने बहुत अच्छे से फील भी कर पाए, समझ भी पाए। अब देखो ये हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, अगर थीटा 90 होगा देन प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी विल बी 0 वेक्टर। अब ये डायग्राम है, ये लाइन एल है, ये हमारा ए बी वेक्टर है ए, ठीक है। इसके बीच में एंगल ए और बी के एंगल बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब खुद सोच के देखो, अगर मैं ऊपर से लाइट डालूं तो नॉर्मली क्या होता है, हम लाइट डालते हैं और इसकी इमेज यहाँ पर बन जाती है। अगर लाइट यहाँ पर है, अगर लाइट यहाँ से गिर रही है तो इसकी इमेज बिल्कुल इसके नीचे बनेगी, मतलब इमेज बनेगी नहीं, यहाँ पर सिर्फ डॉट बन जाएगा एक। तो मतलब इसका मतलब प्रोजेक्शन कितनी होगी, सिर्फ 0 ही होगी। मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना आएगा, फॉर्मूला ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड, विच एम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब आप सभी को पता है cos 90 कितना होता है, 0। तो विच एम्प्लाइज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितनी आएगी, 0 इंटू समथिंग 0। अगर मुझे वेक्टर देखो प्रोजेक्शन ही 0 आ गई, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं एक ही डायरेक्शन से तो भी हमें 0 वेक्टर ही मिलेगा। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको हम ए कैप मतलब एक ही डायरेक्शन से मल्टीप्लाई भी करें, 0 इंटू ए डायरेक्शन कितना आएगा, 0 वेक्टर। तो मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए कितना आ गया, 0 वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर, इसका नेम क्या है, ए बी वेक्टर, कितना आ गया, 0 वेक्टर। तो ये सब कुछ मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की है। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आपको MCQ से पूछी जा सकती है, वो हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हमारा ये आज की वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखो ये हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन है, इसके बारे में भी NCERT में डिस्कशन की गई है बट वो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। R कोई वेक्टर है x i y j z के। अब डायरेक्शन को साइंस आपको पता है, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा x बाई आर, M इज इक्वल टू कॉस बीटा y बाई आर, N इज इक्वल टू कॉस गामा z बाई आर। इसके बारे में मुझे आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ये हम अच्छी तरह 10.1 और 10.2 में पढ़ चुके हैं। R क्या है, मैग्नीट्यूड। अब मान के चलो इफ R वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अब मान लो कि अगर R एक यूनिट वेक्टर है देन R का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो विच एम्प्लाइज L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू x बाय 1। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। M कितना है, कॉस बीटा y बाय r मतलब सॉरी यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो y बाय 1 विच एम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, m इज इक्वल टू कॉस बीटा। सेम वे से n इज इक्वल टू कॉस गामा z बाय 1, ठीक है। तो z की भी वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू कॉस गामा। अब ऐसा करते हैं, ये सभी वैल्यूज़ आप 1 में पुट कर लो। इसको मैंने 1 सपोज की है। तो अगर हम इसको 1 में फिल करेंगे, x की जगह पर कॉस अल्फ़ा, i कैप कॉस बीटा, j कैप कॉस गामा, k कैप, और r इज इक्वल टू एल आई एम जे एन के। मतलब इससे हमें क्या पता लगता है, एनी यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि
आर कोई भी ए वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, तो उसको उसके डायरेक्शन को साइंस में एक्सप्रेस करके दिखाओ। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता है, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आए कि ए कोई यूनिट वेक्टर है एंड उसके डायरेक्शन को साइंस है 1 2 3, तो उसको आप उसकी डायरेक्शन को साइंस की फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो आपको पता, आपने ये पढ़ा है, आप लिख दोगे ये कितना होगा 1i 2j 3k। जस्ट मैं वैसी एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ आपको। मतलब इस तरह से हम, अगर हमने पढ़ा होगा तो हम उसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने देखो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म है। मैंने जितने भी टॉपिक थे उसको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ताकि आपको कोई भी आगे जाके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। और दूसरी बात का ध्यान रखा है कि साइंस स्टूडेंट हो चाहे नॉन साइंस स्टूडेंट हो, वो डॉट प्रोडक्ट को ईजिली समझ पाए। हमेशा से मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको बेसिक इस तरह से करवाऊं। तब मैं ये नहीं सोचता कि वीडियो लेंथी हो रही है या शॉर्ट हो रही है। मुझे ये होता है कि मैं बेसिक का एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर पाऊं ताकि आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस डॉट की जो है एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।